हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रूकी नोट्स। आई होप आप सभी इस पेंडेमिक में ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 10th सीबीएसई का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको 3 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। ये आपको कंडीशन देखनी है, सिचुएशंस देखनी है और फिर आपको नोटिस करना है कि क्या क्या होता है। पहली कंडीशन है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। हमने मिल्क लिया, दूध लिया और उसको समर सीजन में रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, मतलब ओपन में छोड़ दिया, उसको एक कंटेनर में डाल के उसको छोड़ दिया। तो ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है मिल्क के साथ। दूसरी कंडीशन है फूड इज कुक्ड। हमने खाने को पकाया। ऑब्जर्व करिए खाने को क्या होता है, पहले खाना कैसा था और पकने के बाद खाना कैसा हो गया। तीसरी कंडीशन है व्हेन वी रेस्पायर। जब हम सांस लेते हैं, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, तो जब क्या होता है हमारे शरीर में, उससे पहले क्या था और अब क्या होता है। तो अब हमने ये 3 सिचुएशन देखी। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या हुआ। इन ऑल अबाउट सिचुएशन, हमने जैसे ये पहली सारी सिचुएशन देखी, इसमें जो इनकी इनिशियल स्टेज थी, पहले जैसे मिल्क था, फिर लेकिन जब हमने इनिशियल स्टेट उसकी मिल्क थी, लेकिन जब हमने उसको समर सीजन में रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया तो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में बन जाता है। तो ये उसकी इनिशियल स्टेट थी मिल्क, और लेकिन फाइनल स्टेट उसकी क्या हो गई, कर्ड, दही में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये यहाँ पे एक रिएक्शन हुई, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो एक रिएक्शन होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जब ये केमिकल रिएक्शन चलती है या फिर टेक प्लेस करती है, तो हम जो चेंज इसमें आता है उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। सम रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एंड द चेंजेस आल्सो अकर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जो चेंज उनमें हुआ उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। चलिए पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हाउ टू डिटरमाइन वेदर केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। हाउ टू डिटरमाइन वेदर केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। सबसे पहला पॉइंट है कि चेंज इन स्टेट। जैसे पहले में हमने देखा कि मिल्क था, मिल्क से वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो एक केमिकल चेंज हुआ है इसमें। चेंज इन कलर, जैसे फूड इज कुक्ड, जब हमने खाना बनाया, जब वो ग्रीन कलर में था, लेकिन जब हम उसको बना लेते हैं तो क्रिस्पी कलर में आ जाता है, तो कलर चेंज हुआ है, तो इसमें भी केमिकल चेंज हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अब मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया। डाइल्यूट HCl मैंने इसमें डाल दिया। HCl की जगह एक और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, मतलब छोटे छोटे जिंक के पार्ट्स डाल दिए इसमें मैंने, ऐसे छोटे छोटे जिंक के टुकड़े। तो अब मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये गैस रिलीज हो रही है, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस। ये एक रिएक्शन इसमें होती है जिसको कहते हैं Zn। जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। तो इसमें एक गैस रिलीज हुई, और अगर गैस इवॉल्व होती है तो हम इसमें कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है तो केमिकल चेंज भी हुआ है। अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, अगर उसमें टेम्परेचर में बदलाव हुआ, अगर वो गर्म से ठंडा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप इस कंटेनर को पकड़ेंगे तो यू विल फील वार्म, आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जब ये Zn हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये हमने पढ़े कि क्या क्या सिचुएशन होती हैं और केमिकल चेंजेस को कैसे पता लगाया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर स्टेट चेंज हो, जैसे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, दूध दही में बन गया, तो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुई है।
और अगर चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हुआ है, जैसे फूड पहले ग्रीन कलर का था अब थोड़ा क्रिस्पी कलर आ गया तो केमिकल चेंज हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर जिंक ग्रैन्यूल्स को H2SO4 में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे अब हम इसको पकड़ेंगे, इस बीकर को पकड़ेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है तो केमिकल चेंज हुआ। तो अब आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस की केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब जैसे मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको मैंने बर्न कर दिया, और अगर वो बर्न हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन जरूर हुई होगी, तो क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं होती तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं होती, और अगर ऑक्सीजन है तो ही वो बर्न होगी। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो उसने एक चीज़ फॉर्म कर ली, उसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अब हम इसको तो लिखेंगे नहीं, जैसे अब हम पेपर में जा रहे हैं तो हमें दे दिया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाया ऑक्सीजन में तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, तो हम उसको इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि ये भी बड़ा है लेकिन इसके बाद छोटे और आएंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं सिंपल तरीके से, फिर बाद में हम देखेंगे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो उसने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में लिखें तो इसको कहेंगे हम रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स दो सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगोस थ्रू चेंजेस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे अब ये मैग्नीशियम है, ये क्या नाम है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, मतलब ये चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम चेंज हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, प्रॉपर्टीज तो नहीं लेकिन मैग्नीशियम की फॉर्म चेंज कर रहा है तो इसको कहेंगे रिएक्टेंट्स। और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो चेंज के थ्रू जाते हैं। जैसे अब हमने एक और ले लिया एग्जांपल कि कैल्शियम ऑक्सीजन की फॉर्म में जब बर्न होता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। ये मैंने वैसे ही लिखा है इसको समझाने के लिए। जब कैल्शियम ऑक्सीजन की उसमें बर्न होता है प्रेजेंस में तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इसमें कैल्शियम चेंज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। अ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड, एक न्यू सब्सटेंस जो कि फॉर्म होता है इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन में प्रेजेंस में बर्न हुआ तो उसने फॉर्म कर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम को कहेंगे रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें फॉर्म हुआ है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट। जो नया प्रोडक्ट, जो नई चीज फॉर्म है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे प्रोडक्ट। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो ये मैंने आपको बताया रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, जो भी हमने पहले पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब पेपर में हम इतना बड़ा तो लिखेंगे कि नहीं कि मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वांट्स टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने लिख दिया इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg, इसको हम Mg लिख देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है O, तो ऑक्सीजन कभी भी सिंगल फॉर्म में होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो O2 हो जाएगा। और ये देता है हमें प्रोडक्ट देता है MgO, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसमें Mg क्या है, मैग्नीशियम, इसका सिंबल है।
ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। ऑक्सीजन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता तो O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी बैलेंस नहीं है तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा Mg, मैग्नीशियम का सिंबल, O2 ऑक्सीजन का सिंबल और प्रोडक्ट हो गया MgO। तो हम पढ़ेंगे कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी होती है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor can be destroyed but can be changed from one form to another। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे भी एक है। मैग्नीशियम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 पार्टिकल ऑक्सीजन के, यहाँ पे 1 ही पार्टिकल है। तो अब हमें कैसे पता चला कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे छोटी सी, इसमें जो जो एलिमेंट है उनके नाम लिख लेंगे। यहाँ पे E एलिमेंट है, R रिएक्टेंट में उसके कितने पार्टिकल्स हैं, P प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट में उस पार्टिकल के कितने पार्टिकल्स हैं। तो पहला एलिमेंट है Mg, इसमें रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही एटम है, प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है, तो ये बैलेंस्ड है, इसके आगे टिक लगा देंगे। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो ये पूरी जो इक्वेशन हो गई ये अनबैलेंस्ड है, इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो आइए अब हम सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो सबसे पहला स्टेप है कि पहले तो आप वो इक्वेशन लिख लीजिए कि वो इक्वेशन है क्या। इक्वेशन है हमारे पास Mg + O2 गिव्स MgO। तो हम अब करना क्या है, एक टेबल बना लीजिए, उसमें ऐसे कॉलम्स बनाइए। इसमें पहले तो लिखे E, ये एलिमेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें लिखना है, एलिमेंट में क्या लिखना है कि इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट भाग ले रहे हैं, कौन कौन से इक्वेशन में टेक प्लेस कर रहे हैं एलिमेंट्स। तो इसमें पहला एलिमेंट है Mg, दूसरा है ऑक्सीजन, तो 2 ही एटम्स इसमें पार्ट ले रहे हैं, तो हम उन दोनों के नाम लिख लेंगे। फिर है रिएक्टेंट में उसके कितने एटम्स है, जैसे इसमें रिएक्टेंट में Mg के एटम्स है 1, इसमें सिर्फ एक ही एटम है तो हम इसमें लिख लेंगे 1। और इसमें ऑक्सीजन में इसके 2 है एटम तो हम लिख लेंगे 2। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो इसमें 2 लिख लेंगे, Mg का 1 एटम है तो इसको 1 लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट में इसके कितने एटम्स है, तो ये MgO पूरा प्रोडक्ट है, इसमें Mg के तो 1 पार्टिकल्स है, 1 एटम है, इसमें 1 है, और ऑक्सीजन का भी इसमें 1 ही एटम है। तो Mg तो बैलेंस हो गया पहले से ही, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट में जितने एटम है उतने जो एटम होने चाहिए वो प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि हमें पता चल गया कि कौन सा अनबैलेंस है। स्टेप नंबर 2, बैलेंस द एटम विच इज अनबैलेंस्ड, यही इसका स्टेप सेकंड है और लास्ट स्टेप है कि अब हमें देखना है कि कौन सा एटम अनबैलेंस है। हमें पता चल गया टेबल के थ्रू कि ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिख लेंगे, उसके आगे बॉक्सेस बना देंगे, क्योंकि हमें इनके कभी भी जो ये हैं, ये जो नीचे लिखे होते हैं नंबर्स, इनको चेंज नहीं करना होता, हमें सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करना होता है, कभी हमें एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना। तो बॉक्स बना लेंगे जिसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने जैसे अब यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो ये तो पूरा ही बदल जाएगा, मैग्नीशियम एटम से हो कि ये कंपाउंड में बदल जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी गलत। तो पहले बॉक्सेस बना लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा अनबैलेंस है, ऑक्सीजन इसमें अनबैलेंस है। फिर एक टेबल हमने ऊपर बना रखी है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ऑक्सीजन अब कितने पार्टिकल हो गए, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल हो गए और ऑक्सीजन क्या हो गई बैलेंस।
लेकिन Mg के भी मैग्नीशियम के अब 2 एटम हो गए इसमें, लेकिन मैग्नीशियम तो अनबैलेंस हो गया, तो अभी भी ये क्या है, अनबैलेंस। तो अब हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब मैग्नीशियम को बैलेंस करना है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 एटम से मैग्नीशियम के, रिएक्टेंट में 1 एटम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये भी बैलेंस हो गई, तो रिएक्टेंट में कितने हो गए, 2। तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2Mg। बस इतना ही सिंपल था। अब हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे किया है। दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनानी है, इक्वेशन लिखनी है, देखना है कि कितने एटम्स रिएक्टेंट में और कितने एटम्स प्रोडक्ट में। फिर अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 कि मैग्नीशियम 2 एटम है इसमें, सॉरी 1 एटम है, और इसमें भी 1 एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसमें 1 एटम है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मैग्नीशियम बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट को, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, इसमें मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया, इसमें 1 ही एटम रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। तो इसको कहेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या बनी इक्वेशन, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए कि क्या क्या इसके इक्वेशन आएंगी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको दी है, ये आपका होमवर्क है और आप ज़रूर इसको सोल्व कीजिए। इसको आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहे तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। 4 या 5 कुछ टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल जाता है कि कोई चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, कोई चीज़ें मिल रही हैं, ऐड हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो ये क्या होता है, when 2 or more element compounds react to form a single product, that reaction is called combination reaction। बहुत सिंपल है। जब 2 कोई भी एलिमेंट, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक एलिमेंट इसमें ये हो गया, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, और हमें एक कंपाउंड मिला, थर्ड नंबर। तो जब कोई भी 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन करते, दोनों आपस में मिलते हैं, इसमें देख रहे हैं ना आप, ऐड हो रहे हैं दोनों और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जब कोई भी 2 कंपाउंड एलिमेंट दोनों साथ रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसमें पहला एलिमेंट है 1 2H2, दूसरा है O2 और तीसरा हमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म मिल रहा है 2H2O। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा बता देता हूँ, जब 2 when 2 or more element react to form a single product, इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना, 2 or more element of the compound, जब ये दोनों साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल होगा, अगर डबल प्रोडक्ट फॉर्म हुए तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं माना जाता। तो एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तब एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, जब 2H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके देते हैं हमें 2H2O, एक 2 एटम हाइड्रोजन वाटर के, तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम पता चल गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, माइनस हो रही है कोई चीज़। तो क्या होती है ये, व्हेन ए सिंगल कंपाउंड, जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, टूट जाता है, गिव 2 और मोर एलिमेंट्स, और देता क्या है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब एक सिंगल कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होता है, जब उसको हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज़ अप्लाई की जाती है, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे 2H2O वाटर, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें देता है 2H2 प्लस O2, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है 2FeSO4, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोबारा बता देता हूँ, जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर एलिमेंट्स, टूट जाता है, बिखर जाता है और क्या देता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन थी। तो तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको पढ़ते हैं। व्हेन ए हाई रिएक्टिव एटम डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एटम। इसमें गौर करने की बात है, एक हाई रिएक्टिव एटम क्या करता है, लेस रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो जो रिएक्शन फॉर्म होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा समझाता हूँ। व्हेन हाई रिएक्टिव एटम, कोई भी एक हाई रिएक्टिव एटम है जो डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक लेस रिएक्टिव एटम का कंपाउंड है, उसमें से उस एटम को डिस्प्लेस कर देता है, उस कंपाउंड के में से उस एटम को डिस्प्लेस कर देता है। तो जो इक्वेशन बनी उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। इसमें Fe आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एक आती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद किया जाए। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि Fe जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe जब कॉपर के कंपाउंड में, आयरन जब कॉपर सल्फेट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो एक कंपाउंड बनाता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर उसमें रिलीज हो जाता है। तो Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। आई होप आपको पता चल गया होगा। इसमें हाई रिएक्टिव एटम क्या है Fe और लेस रिएक्टिव एटम क्या है Cu। तो जब एक हाई रिएक्टिव एटम एक लेस रिएक्टिव एटम के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे और उस लेस रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर दे और क्या बनाए एक हाई रिएक्टिव कंपाउंड, तो उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देता हूँ। Zn plus 2HCl gives ZnCl plus H2। इसमें Zn हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया ZnCl2। थर्ड एग्जांपल है Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu। तो इसमें Pb है जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया लेड क्लोराइड। Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus कॉपर। अब अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बिल्कुल इसकी तरह ही है, लेकिन इसमें दो कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और दोनों में जो कंपाउंड जो हायर जो ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है और जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो हाई रिएक्टिव कंपाउंड वाला जो एटम है वो लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Na2SO4 plus BaCl2 gives 2NaCl plus BaSO4। इसमें सोडियम जो है वो बैरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा वो बैरियम को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा बैरियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड और बैरियम Na2SO4 की जगह आ जाएगा और क्या बना लेगा BaSO4। तो इसमें हायर रिएक्टिव कौन सा था Na2SO4 और लेस रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा था BaCl2। और क्या किया उन्होंने Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया NaCl और जो दूसरा कंपाउंड बना वो क्या होगा BaSO4। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। इसमें जो सोडियम है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है NaNO3 plus AgCl। तो Na ज़्यादा रिएक्टिव है Ag लेस रिएक्टिव है तो ये दोनों के बीच एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है Na Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो Ag को AgNO3 से डिस्प्लेस करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है और Ag क्या बना लेता है सिल्वर क्लोराइड AgCl बन जाता है।
दोबारा बता देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हाई रिएक्टिव एटम एक लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आयरन हाई रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 + Cu। Zn ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या बना लेगा, ZnCl2 + हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी इसमें। तो हाई रिएक्टिव एटम लो रिएक्टिव कंपाउंड में से उसके एटम को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Na2SO4 प्लस BaCl2 gives 2NaCl + BaSO4, ये एग्जाम्पल हो गया। तो Na ज्यादा रिएक्टिव है बैरियम से, तो Na बैरियम को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, NaCl + BaSO4। तो लास्ट है ये हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। जब जैसे एक मैंने रिएक्शन लिखी 2Cu + O2 gives 2Cu, इसमें जो कॉपर है वो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब उसमें आ रहा है तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो ज़्यादा होते हैं, तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्या बना रहा है, 2CO। तो जिस भी रिएक्शन में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, क्या हो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो या फिर क्या हो, ऑक्सीजन रिमूव हो। तीन चीज़ें मैंने इसमें बताई। पहले ऑक्सीडेशन में लिख देता हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव हाइड्रोजन। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर ऑक्सीजन में अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूव ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में टेक प्लेस करे, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करे, तो उसको कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ZnO + C gives Zn + CO, इसमें ZnO क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और C में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रही हैं। तो बस इतनी वीडियो थी और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो ज़रूर मिले। और अगर आपको और साइंस की वीडियो या फिर मैथ की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, तो मैं आपकी डिमांड पर लेके आ जाऊँगा और वीडियोज़।